जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलंकार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित हर प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और यह टॉपिक जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये जो टॉपिक है एकदम आसान टॉपिक है। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इससे संबंधित हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है वर्णमाला। तो वर्ण और माला, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण होता क्या है। तो देखिए, वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के मूल रूप को ही वर्ण कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है। और ध्वनि का जो मूल रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिसके किसी प्रकार हम लोग खंड या फिर टुकड़े नहीं कर सकते। यदि ध्वनि की बात करें तो हम जो भी भाषा बोलते हैं बोलचाल में, उन सब में क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है। उस ध्वनि ध्वनि जो होती है किसी भी शब्द की आधारशिला होती है। किसी भी शब्द की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ध्वनि ना हो और वर्ण ना हो। ठीक है। तो देखिए, यदि बात किया जाए, जैसे उदाहरण है अ, आ, ई, क, च, ग और प। इस प्रकार से ये क्या सब है? वर्ण है। इसके हम लोग किसी प्रकार से और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक। जैसे यदि मैं एक शब्द लिखूं राम, तो देखिए राम में मूल रूप से 4 वर्ण हैं। ठीक। यदि इसका मैं वर्ण विच्छेद करूं तो ये हो जाएगा र, आ, म और अ। ठीक। ये देखिए, ये जो है ना, 2 शब्द है राम, माफ कीजिएगा, 2 अक्षर है राम। ठीक है। और ये क्या है? वर्ण है। ये अक्षर क्यों है और ये क्या है? वर्ण है। ठीक है। अक्षर कहने का अर्थ क्या है? जब भी व्यंजन के साथ स्वर हो तो उसे हम लोग अक्षर कहते हैं, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं उनका जो उच्चारण होता है स्वर के बिना संभव ही नहीं है। तो उनके साथ हमेशा स्वर आता है, और जब व्यंजन के साथ स्वर आता है तो क्या करता है? एक अक्षर बनता है वहां। ठीक है, उसे अक्षर कहते हैं। लेकिन और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं, इसलिए वो वर्ण होते हैं। ठीक। तो ये देखिए, ये र है और ये म है जिसमें हलंत लगा है, अर्थात कहने का अर्थ ये कि आधा है, तो इसका हम लोग और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन इस म का हम लोग किए हैं। ठीक है। और इस अ का किए हैं। ठीक। र धन आ, म धन अ। ठीक है। तो ये वर्ण है और ये 4 ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को जो लिखित रूप है या फिर मूल रूप है, इसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इसमें कितनी ध्वनियां हैं? इसमें 4 ध्वनि है। और ये ध्वनि का जो मूल रूप है वही वर्ण कहलाता है, अर्थात इसमें 4 वर्ण है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग ले लें कमल, तो कमल में क्या है? इसमें जो है ना अक्षर है, 3 अक्षर है। अक्षर क्या होता है अभी बताया? अक्षर हमेशा व्यंजन के साथ ही होता है। जब व्यंजन के साथ स्वर होता है, स्वर होता है, इसी कारण हम उसको उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है। तो क्या होते हैं? ये अक्षर होते हैं। तो इसको अगर हम संधि वर्ण विच्छेद करें तो ये हो जाएगा क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ। ठीक। ये हो जाएगा आपका कमल। तो इसमें कितने हैं? देखिए, 2 2 4 और 2 6, इसमें कुल 6 वर्ण हैं। ये ऐसे अखंड वर्ण हैं या फिर अखंड ध्वनियां हैं जिसके हम लोग और टुकड़ी या खंड नहीं कर सकते। तो इसमें 6 वर्ण हैं या फिर 6 ध्वनियां हैं जिसके हम लोग कोई भी और खंड या फिर टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक। इतना समझ में आ गया होगा कि अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है। अक्षर ऐसे होते हैं जिसके खंड या टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन वर्ण जो होता है उसके खंड या फिर टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। अक्षर तब कहेंगे जब व्यंजन के साथ स्वर होगा, और हर व्यंजन के साथ स्वर होता है। यदि व्यंजन के साथ यदि स्वर ना हो तो उसका उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या करता है? वो अक्षर होता है। ठीक है। और ये जो होता है वर्ण होता है, जिसका हम लोग खंड या फिर टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए वर्णमाला क्या होती है। देखिए, वर्ण तो हो गया, अब देखिए वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला जो होती है वो होता है
वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। उसको कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए, स्वर की बात करें तो इसको मुख्य रूप से तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये जो वर्ण होते हैं मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। ठीक, अब देखते हैं इसको कि अलग अलग और कुछ भागों में बांटा गया है कुछ इस प्रकार से। जैसे स्वर की बात करें तो स्वर जो होते हैं, स्वर की संख्या होती है 11। ठीक है, वैसे तो लिखने के आधार पर 13 होता है, लेकिन स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, इस प्रकार से स्वर 11 होते हैं। अयोग वाह की बात करें तो अयोग वाह 2 होते हैं, अंग और अह। अयोग वाह, अयोग वाह स्वर तो है, ठीक है, लेकिन इसको पूरी तरीके से ना तो ये स्वर होते हैं, ना ही पूरी तरीके से व्यंजन होते हैं, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा है। ठीक है, इसलिए इसको अयोग वाह कहा जाता है। ये जो होता है हमेशा स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन के पहले आते हैं, इसी कारण इसको अयोगवाह कहा जाता है। दूसरा होता है व्यंजन। यदि हम मूल व्यंजन की बात करें तो मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33 होते हैं। ठीक है, मूल रूप से व्यंजन की संख्या होती है 33, जिसमें सबसे पहले तो होता है 25 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। देखिए, ये क्या है? क वर्ग, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ये जो इस वर्ण है ये क्या कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं इसमें। ठीक है, इन पांचों वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये 5वां वर्ण। इस प्रकार से कुल 5 वर्ण है। तो देखिए, ये इनका जो प्रथम वर्ण है ना, इन प्रथम वर्ण को लेकर इनका नाम दिया गया है क वर्ग। उसी तरीके से ये च जो है, इसका जो है ना, ये जो प्रथम वर्ग है च, प्रथम वर्ण है, इसको लेकर नाम दिया गया है च वर्ग। ठीक उसी प्रकार से है ट, त और प का। उसके अलावा ठीक है, व्यंजन में क्या आते हैं? मूल व्यंजन में अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल और व। इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। ठीक, इसके अलावा 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। कितनी इनकी संख्या? 4। कौन कौन से है? स और ह। ये कुल मिलाकर इस प्रकार से जो होते हैं 33 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, जो कि मूल व्यंजन की संख्या 33। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन जो होता है इनकी भी संख्या होती है 4। कौन कौन सा होता है? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? देखिए, ये जो होता है तो भिन्न भिन्न 2 अलग अलग व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसी कारण इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये तो मूल व्यंजन है। ठीक है, लेकिन इनके जो तो अलग अलग व्यंजन से जब मिलकर बनते हैं तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी? एक तो अण होता है, दण होता है। ठीक, अब देखते हैं स्वर वर्ण कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। देखिए, स्वर वर्ण की बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता हो, स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। उनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे या फिर अन्य स्वर पर हमको निर्भर रहना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखिए, स्वर की संख्या की बात करें तो स्वर जो होते हैं हिंदी में 11 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 11। अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। इस प्रकार से कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक, अब इनको भी बांटा गया है। अब देखिए, स्वर का वर्गीकरण किस प्रकार के किया है, किस प्रकार से किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले क्या गया है? उत्पत्ति के आधार पर, फिर मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, और जो है आपका ऊँटों की खुलने के आधार पर। इस प्रकार से 5 आधार पर जो है स्वर जो है वर्ण को बांटा गया है। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले क्या कहलाता है? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया बोल सकते हैं। ठीक, पहला मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो देखिए, मूल स्वर क्या होता है? तो मुख्य रूप से जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो 11 स्वर होते हैं उसमें से 4 ऐसे स्वर होते हैं जो मूल स्वर हैं, और ये 4 मूल स्वर इन्हीं से ही और जितने भी स्वर हैं उनका निर्माण हुआ है।
ठीक है। तो ये 4 मूल स्वर कौन कौन से हैं? वो है आपका अ, ई, उ और री। ये जो 4 मूल स्वर हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? या तो ह्रस्व स्वर कहते हैं या फिर लघु स्वर कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है, आ, ई और उ। ठीक है ना, आ, बड़ा ई और बड़ा उ। ठीक है। इनका निर्माण किस प्रकार हो रहा है? ये जो मूल स्वर है ना, इन्हीं से इनका निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो जब दो समान लघु वर्ण, जब दो समान लघु स्वर वर्ण के मेल से बनते हैं, है ना, ये किससे बने होते हैं? दो समान लघु स्वर वर्ण के मेल से बने होते हैं आपके दीर्घ स्वर। जैसे अ का जब मेल होगा अ के साथ तो क्या बनेगा? आ। ई का जब मेल होगा ई से तो ई। ये देखिए अ क्या है? ये भी मूल स्वर है और लघु स्वर है। ये भी क्या है? मूल स्वर लघु है। और ये जो समान स्वर है, तो समान स्वर का जब भी आपस में मेल होता है तो उससे क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। ठीक, उसी प्रकार ऊ का जब ऊ से मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है। इस प्रकार से दीर्घ स्वर की संख्या हो जाती है 3 है। अब देखते हैं संयुक्त स्वर क्या होता है। अगर यदि संयुक्त स्वर की बात करें तो दो ऐसे स्वर, दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, ठीक है, दो अलग अलग स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए संयुक्त स्वर की संख्या की बात करें तो 4 हैं। कौन कौन सा है? ए, ओ, औ। ठीक है ना, ये 4 होते हैं। ये 4 क्या? संयुक्त स्वर है। इनका मेल किस प्रकार हो रहा है? इनका जो है ना निर्माण किस प्रकार हो रहा है? देखिए जब अ या आ का मेल ई या बड़ी के साथ होता है तो वहां पे हम लोग का जो है ए बनता है। ठीक है ना, ए का निर्माण होता है। लेकिन वहीं जब ए अ और आ का मेल ए या ए के साथ हो तो वहां पे हमारा किसका? ए निर्माण होता है। अ का जब अ या आ का मेल जब उ या बड़ा उ के साथ होता है तो वहां पे उ का निर्माण होता है। और जब अ या आ का मेल उ या अ से हो तो वहां पे औ का निर्माण होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो अ है का निर्माण, यदि अ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं तो यहाँ जो अ है और ई है दोनों क्या हैं? अलग अलग स्वर हैं, भिन्न भिन्न स्वर हैं। इन दोनों भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से ये जो है क्या बनता है? संयुक्त स्वर बनता है। ठीक। दूसरा है मात्रा उच्चारण के आधार पर। तो देखिए मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला जो होता है आपका ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर होता है। इस प्रकार जो है मात्रा उच्चारण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये जो ह्रस्व स्वर है इनकी जो संख्या होती है 4 होती है। इसे लघु स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है? तो जो ह्रस्व स्वर है तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, एक मात्रा का समय लगता है। कितना? एक मात्रा का सिर्फ समय लगता है। और एक इसे जो एक मात्रिक या फिर मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जो ह्रस्व स्वर है उसी को लघु स्वर भी कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? ये है आपका अ, ई, उ और री। ये जो 4 हैं आपके ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, इसमें कितना? एक मात्रा का समय लगता है और सबसे कम समय लगता है। ठीक। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो कितने? 7 है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं देखते हैं। उससे पहले इसकी विशेषता देखते हैं। इसके उच्चारण में, ठीक है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। अर्थात ह्रस्व स्वर में जहां एक मात्रा का समय लगता था तो यहाँ पे अगर उससे दुगुना समय लग रहा है तो यहाँ पे 2 मात्रा का समय लगेगा। ठीक है, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये कौन कौन से? देखिए ये जो 7 स्वर हैं ये है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस प्रकार से कुल जो 7 हैं, दीर्घ स्वर संख्या की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक। अब देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की बात करें, ये जो है इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना समय लगता है। दूसरा, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। अगर 3 गुना समय लगता ही है तो इसमें 3 मात्रा का भी स्वर लगेगा। ठीक है, हाँ माफ कीजिएगा, 3 मात्रा का भी समय लगेगा। अब देखिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके लिए जो चिन्ह प्रयोग करता है ना प्लुत स्वर के लिए, वो ये चिन्ह, ठीक है ना, और इसका जो उच्चारण होता है अ होता है। ठीक। तो ये ज़्यादातर जो ना संस्कृत भाषा में इसका यूज किया जाता है। यदि हम किसी को लंबे समय तक पुकारना है जैसे कि राम, ठीक है, तो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लंबे समय तक किसी को उच्चारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखिए तीसरा है जीवा के आधार पर। ठीक है, तो जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर जो होते हैं, स्वर वर्ण, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका
अग्र स्वर, दूसरा जो आपका मध्य स्वर और तीसरा जो आपका पश्च स्वर। अब देखिए अग्र स्वर क्या होता है, तो जिन स्वरों का उच्चारण, जिन भी स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है, जीभ के जो आगे के भाग से होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन शामिल है, देखिए अग्र स्वर में है आपका ई, ए और ऐ। तो देखिए जब भी आप ई का उच्चारण करते हैं, ई, ए, ऐ, तो देखिए जीभ का जो अग्र भाग है, जो हमारा आगे का भाग है, वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्र स्वर। और अग्र स्वर जो है ना, इसके उदाहरण है ई, ए और ऐ। दूसरा है हमारा मध्य स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो जीभ है उसका जो बीच का भाग काम आता है, जीभ का भाग जब उसमें यूज होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर में क्या आता है, केवल अ आता है। अ जो है उच्चारण करके देखिए अ, इसमें जो हम लोग का क्या है, तो जीभ का मध्य भाग काम आ रहा है, तो केवल अ ही है मध्य स्वर, केवल अ। तीसरा है पश्च स्वर। यदि पश्च स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग अर्थात पीछे का भाग काम आता है उसे क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर क्या क्या है, देखिए आ, उ, और आ। तो इसका उच्चारण करके देखिए, जैसे कि हमने उच्चारण किया आ, उ, ठीक है ना, ओ, आओ। ठीक है, तो देखिए जीभ का हमारा जो है ना पीछे का भाग यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं चौथा। तो चौथा क्या है कि मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो देखिए मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर वर्ण होते हैं उनको चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, चार प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से, देखिए पहला क्या कहता है, पहला है विवृत स्वर। ठीक, दूसरा है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और समृद्ध स्वर। इस प्रकार से चार भागों में इसको बांटा गया है मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो पहला है विवृत स्वर। तो विवृत स्वर में क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला हुआ होता है, ठीक है, तो उसे क्या कर लेते हैं हम लोग, उसे कहते हैं विवृत स्वर। इसमें हमारा जो मुंह होता है, मुख द्वार क्या होता है, पूरी तरीके से ओपन होता है। जैसे कि आ, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो देखिए आ, तो मुख द्वार पूरी तरीके से क्या है, ओपन है। तो जब भी मुख द्वार पूरी तरीके से खुला रहता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विवृत स्वर। दूसरा होता है हम लोग का, और इसमें केवल आ ही आता है। ठीक, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर। तो अर्ध समृद्ध स्वर क्या किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, मतलब हाफ ओपन। ठीक है, विपरीत स्वर में क्या होता था, हमारा मुख द्वार पूरी तरीके से ओपन खुला रहता था। लेकिन अर्ध समृद्ध में क्या हुआ, माफ कीजिए, अर्ध विपरीत में हाफ ओपन, मतलब आधा खुला हुआ होता है। ठीक है, तो आधा खुला हुआ, जैसे इसमें क्या आता है अ, ए और औ। तो जब भी उच्चारण कीजिए अ, ए, आओ। ठीक है, इसमें क्या है, आधा, लगभग आधा खुला हुआ है। ठीक, अब देखते हैं तीसरा जो है वो क्या है, अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, समृद्ध का मतलब क्या होता है, हाफ क्लोज। ठीक है, अर्ध समृद्ध मतलब कि आधा बंद। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है, हाफ क्लोज, पूरी तरीके से क्लोज नहीं रहता, आधा क्लोज रहता है, आधा बंद रहता है, तो वहां क्या होता है, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं उसे। इसमें क्या आता है, ए और ओ। ठीक है, तो देखिए उच्चारण करके ए, ओ, यहाँ क्या आधा लगभग बंद है हमारा मुख द्वार। ठीक, अब अगला जो है वो है समृद्ध स्वर। ठीक है, समृद्ध का मतलब क्या हो गया, क्लोज। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुख द्वार है वो लगभग बंद रहता है, ठीक है, लगभग बंद रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समृद्ध स्वर कहते हैं। कहने का अर्थात यह है कि हमारा मुख द्वार लगभग लगभग क्लोज ही रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, कौन कौन है, ई, उ और उ, ये जो चार है ना, ये समृद्ध स्वर है। ए और ओ जो है अर्ध समृद्ध स्वर है। अर्ध विपरीत स्वर की बात करें तो ए, आओ। और जो ये जो आ है ना, ये कैसा है, तो ये जो है विपरीत स्वर है। ठीक, अब तो अगला है पांचवा जो है ओंठों की स्थिति के आधार पर। तो देखिए ओंठ की स्थिति के आधार पर इसको मुख्यतः जो है ना स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा है। पहला तो होता है आपका अवृत्तमुखी और दूसरा जो होता है वो वृत्तमुखी होते हैं। ठीक है, ये जो दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक, तो देखिए अवृत्तमुखी में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो होंठ होता है ना वो वृत्तमुखी या फिर गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो कौन से स्वर होते हैं, वो होते हैं अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं।
ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? अ, आ, ई, ए और आई। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो होंठ होता है ना, वो वृत्तमुखी नहीं होता या फिर गोलाकार का शेप नहीं लेता। दूसरा होता है वृत्तमुखी। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो ओंठ है वो वृत्तमुखी या फिर गोलाकार होता है, उसे क्या कहते हैं? उन्हें जो हम लोग वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? उ, उ, ओ और औ। ये जो चार होते हैं ना, इनके जो चार होते हैं ये अवृत्तमुखी होते हैं। क्यों अवृत्तमुखी हो रहे हैं? वृत्तमुखी होते हैं क्योंकि इनमें हमारा जो ओंठ है ना, वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है? गोला का शेप ले ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा वृत्तमुखी हो गए। अब तो अगला है दोस्तों व्यंजन वर्ण। तो देखिए व्यंजन वर्ण क्या होता है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो व्यंजन वर्ण होते हैं परतंत्र वर्ण होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण हम लोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक है, मान के चलिए यदि हमें उच्चारण करना है क, क, तो ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है, इसको हमें पूर्ण बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? अ जोड़ना पड़ेगा, तभी ये पूरा क बनेगा। ठीक है, तभी ये अक्षर बनेगा, तभी ये व्यंजन होगा। तो हर व्यंजन के यदि हमें उच्चारण करना है तो हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। हर व्यंजन के पीछे कौन होता है? स्वर जुड़ा हुआ होता है। ठीक, जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर उसके साथ जोड़ना ही पड़ता है। अब देखिए इसको किस प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए मूल व्यंजन की बात करें तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसमें मूल व्यंजन की संख्या होती है 33, और मूल व्यंजन को कुल 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार से मूल व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए पहला जो है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो 25। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? इसके स्पर्श व्यंजन कहने के पीछे क्या कारण क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसको कुल 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो पांचों वर्ग है इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण ही इनको क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन। देखिए जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। च वर्ग का तालु से हो रहा है। ट वर्ग का मूर्धन्य से हो रहा है। ट वर्ग का दंत से हो रहा है। प वर्ग का ओष्ठ से हो रहा है। इसी कारण इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुल, तो प्रत्येक वर्ण में जो होता है ना, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार इनकी संख्या 25 हो गई। क से लेकर म तक की जो व्यंजन होता है उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक, अब देखते हैं दूसरा जो होता है वो होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या की बात करें तो 4 होता है। कितना होता है? ये 4 होते हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होती हैं ये होता है य, र, ल और व। ठीक है, तो ये अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहलाते हैं? देखिए ये जो होते हैं चारों, ठीक है, स्वर एवं व्यंजन के बीज स्थित होते हैं। स्वर और व्यंजन के बीज में स्थित होते हैं, जो जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से इनका उच्चारण होता है। लेकिन कभी भी पूर्ण रूप से ये जो होता है ना नहीं सटते, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होते। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, या फिर संक्षेप में इसको जो है ना यण कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं अगला। अगला जो है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है? इनकी संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन सी है? स, स, स और ह। ये जो 4 होते हैं ना ऊष्म व्यंजन होता है। क्यों ऊष्म व्यंजन कहने का कारण क्या? देखिए तो इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म अर्थात गर्म वायु से होता है। ठीक है ना, तो इनका उच्चारण जो है ना जब होता है स, स, ह, तो देखिए एक प्रकार का रगड़ या फिर घर्षण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो उससे जो उष्मा जो गर्म वायु उत्पन्न हो रही है उसी से ही इनका क्या हो रहा है? उच्चारण होता है। ठीक है, इसी कारण इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला जो है हम लोग का संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन सा होता है संयुक्त व्यंजन? ये होते हैं आपका क्ष, त्र, ज्ञ और स्र।
इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? देखिए ये तो मूल व्यंजन है, ठीक है, तो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, ठीक है, दो भिन्न व्यंजन के मिलने से संयुक्त से जो व्यंजन बनता है ना, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये जो है क्ष है, ठीक, इसका जो है किससे बना है? ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है। पहला है आपका क और दूसरा है स, ठीक है, ये दो अलग अलग व्यंजन है, क एक अलग व्यंजन है और स एक अलग व्यंजन है। इन दोनों के मिलने से क्ष बना है, तो ये क्या हम लोग का संयुक्त व्यंजन है। ठीक उसी प्रकार से त्र की बात करें तो ये जो है त और र से बना है, ठीक है। स्र की बात करें तो ये जो आपका स और र से मिलकर बना है, ठीक। यदि हम ज्ञ की बात करें तो ये जो है आपका ज और न्य से मिलकर बना है। ये देखिए सब क्या अपने आप में अलग अलग है, तो भिन्न भिन्न है, ठीक है। ये जो चारों व्यंजन है ये अलग अलग व्यंजनों के मिलने से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसे ही कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हम लोग का चारों जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का संयुक्त व्यंजन, ठीक। अब देखिए उत्कीर्त व्यंजन, उत्कीर्त व्यंजन में दो आते हैं, एक तो आता है अण और दूसरा आता है दण, ठीक है, दो होते हैं। इनकी संख्या एक तो होती है अण और दूसरा दण होता है। द्विगुण व्यंजन को इसमें शामिल किया गया है, ठीक। अब अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।